वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के नेक्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम है 3i + 4k। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 4k इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो जो ये वेक्टर है ये हमारा 3i + 4k, इसका मतलब अगर इसको पूरी तरीके से लिखा जाए तो ऐसा कुछ लिखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका प्रोजेक्शन क्या है, 0 है। तो y एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन इसका क्या है, 0 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत साधारण सी बात। दूसरा कोई एक प्रॉब्लम देखें। एक वेक्टर दिया है 1/√2i + 1/√2j इज है, क्या है भैया। तो इसको देख करके इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 है, स्केलर। सिंपली अगर यदि इसमें हम लोग दिमाग लगाएं कि मॉडल आए तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 + 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। तो ये 1/2 + 1/2 इज 1, √1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा। यानी कि चूंकि मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो ये एक वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, एक वेक्टर दिया है a = 2i + 3j। बोला व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर a विथ y एक्सिस। ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। ठीक है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो सिंपल 2i मतलब 2 इधर होगा, 3j मैंने 3 ऊपर होगा, x एक्सिस ले, इसको y एक्सिस ले, करेक्ट। तो 2 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, तो y एक्सिस के साथ एंगल पूछा गया। अगर ये लिया जाए तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। तो थीटा = tan इनवर्स 2/3 होगा। ठीक है ना। अगर x एक्सिस के साथ पूछा रहता तो ये यही चीज़ क्या हो जाता, 3/2 हो जाता। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है 5 इक्वल वेक्टर्स ईच = 10 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। 10 न्यूटन के फोर्स के 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का 4 हो गए, फिर 10 का, 10 न्यूटन के बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और इक्वल एंगल पर है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल एंगल पर काम कर रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट। तो जवाब देना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट। भैया एक ही बात याद रखिएगा, दो वेक्टर अगर क्या हो रहा है, 360 को बाइसेक्ट कर रहा है, 180, रिजल्टेंट 0। 3 वेक्टर काम कर रहे हो इक्वल मैग्नीट्यूड को, 360 डिग्री को बाइसेक्ट करके 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, है ना, ट्राइसेक्ट करके ऐसा कहें। 4 फोर्सेस काम कर रहे हो इक्वल फोर्सेस, 360 को इक्वली डिवाइड करके, इक्वल फोर्सेस है 90। तो ऐसी सिचुएशन में इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0, इसका भी रिजल्टेंट 0। तो अगर 5 इक्वल फोर्सेज है, इक्वल एंगल पर है एक दूसरे से, तो यानी कि 360 डिग्री को क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो ऐसे में इसका भी रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। एक क्वेश्चन है हाउ मेनी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ co-planar vector of not equal magnitude
ऑफ नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू मेक द रिजल्टेंट जीरो। मतलब किसी एक प्लेन में कम से कम कितने ऐसे वेक्टर लिए जो जाए जो इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हो, उनसे रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसका क्वेश्चन है 3। चूंकि दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हो, जैसे एक ए वेक्टर है और दूसरा कोई वेक्टर हो जाए बी वेक्टर हो, जैसे इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो एक प्लेन के दो वेक्टर जीरो हो सकते हैं। ये चूंकि 20 का एक अपोजिट वेक्टर होगा जीरो हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हो, तो कम से कम 3 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी ए बी सी की, जिसके लिए रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मिनिमम 3 वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक द रिजल्टेंट जीरो इन अ प्लेन इफ द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन पेयर दिए हैं। एक दिया है 10 10 10 बी, दूसरा दिया है 10 10 20 10 10 20, तीसरा सेट दिया हुआ है 10 20 23 10 20 23, चौथा दिया है 10 20 एंड 40। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 वेक्टर एक्ट ऑन ए बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एक सिंपल सा सेंस में ये भी जीरो होगा, ये तो जीरो होगा ही, इक्वल एंगल पर काम करेगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये 20 है 10 है 10 है, तो चलिए 2 ठो 10 वाले मिल करके इधर 20 बना दे और एक अकेला उधर हो जाए, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। 10 20 23, तो चलिए 20 और 10 वाला छोटा सा एंगल पर आ जाए, है ना। 20 और 10 वाले अगर छोटा सा एंगल पर आ जाए और ये 23 दूसरे साइड में चले जाए, इनका रिजल्टेंट 23 हो सकता है, 23 हो सकता है ना। ऐसा काम करें तो ये 23 हो सकता है इसका रिजल्टेंट, है ना। इसका 23 रिजल्ट हो सकता है इस डायरेक्शन में, ऐसे में ये जीरो हो सकता है। 10 20 40 ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो एक 20 और एक 10, ये 30 होगा, ये अकेला इधर 40 लग रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स इस केस में जीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा, इसका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है। When 3 forces 50 Newton, 30 Newton and 15 Newton act on a body, then the body is, अगर 50 न्यूटन 30 न्यूटन और 15 न्यूटन का बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर उस पर काम करे दे रहा है कि 50 का 30 का और 15 का काम कर रहा है, किस एंगल पर काम कर रहा है इसको छोड़ दिया। लेकिन अगर ये 3 फोर्सेस काम कर रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो बॉडी विल बी स्टेशनरी, बॉडी विल बी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, बॉडी विल बी एक्सीलरेटिंग, नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन हो सकता है, सीधा देखिए इसी ऑप्शन को यहाँ से देखिए, 30 + 15 45। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा होगा तो 45 और इधर भी आ रहा होगा तो ये कितना होगा, 50। तो 50 और 45 में से देखा जाए तो डिफरेंस 5 का तो आ ही गया, 5 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा होगा किसी भी सिचुएशन में। द मिनिमम फोर्स जो उस पर लगेगा वो क्या होगा, कम से कम 5 न्यूटन तो हो ही जाएगा। ऐसे में ये बॉडी क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा, तो बॉडी विल बी एक्सीलरेटिंग, कभी रेस्ट में नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड भी नहीं होगा, वेलोसिटी में भी इसकी चेंज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 60 न्यूटन, द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force, then the forces are। 2 फोर्सेस का सम 16 न्यूटन है। मतलब इन मैग्नीट्यूड की बात करें तो कोई फोर्स F1 है, कोई फोर्स F2 है। F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड ये क्या है, 16 है, और F1 प्लस F2 हमारा कितना है, 8 है। और ये कह रहा है कि जो लो मैग्नीट्यूड का वेक्टर है
हाँ, जैसे फोर्स मान लीजिए F1 लो मैग्नीट्यूड का है, तो F1 के साथ रिजल्टेंट जो एंगल है ये 16 वाला है ना, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 90 डिग्री पर है। तो कह ये रहा है क्रिटिकल टू मिनिमम फोर्स। तो फोर्सेस बताना है, 16 दोनों है। यहां पर रिजल्टेंट tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F2 क्या cos थीटा अपॉन F1 प्लस F2 साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। ये अल्फा, ये रिजल्टेंट एंगल 90 डिग्री का है, तो tan 90 इन्फिनिटी, ये चीज 0 होगा। अरे ऊपर साइन थीटा होता है भैया, नीचे कॉस थीटा होता है। तो ये tan 90 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड यानी F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज योर 0। तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज योर 0, यानी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस F1 अपॉन F2 है। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस F1 अपॉन F2 है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस रिलेशन को लेकर के इसका स्क्वायर ले लें, F1 प्लस F2 का स्क्वायर, F1 प्लस F2 मैग्नी का ले लें स्क्वायर, देखो होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ऐसे में ये तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस F1 अपन F2 कट जाएगा, माइनस 2F1 स्क्वायर, इसको रखिए पुट कीजिए, माइनस 2F1 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर इजकल टू F2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर। तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो F2 प्लस F1 इंटू F2 माइनस F1, करेक्ट। F2 प्लस F1 कितना है, फिर से कितना है 16, ये 64 हो गया, ये हो गया 16 इंटू F2 माइनस F1, इसको डिवाइड कीजिए, F2 माइनस F1 की वैल्यू कितनी 16 के 64 4, तो F2 माइनस F1 हो जाएगा 4 और F2 प्लस F1 हो जाएगा कितना 16। तो घटाने से जोड़ने पर 16 हो और घटाने से 4 हो, 12 8 नहीं 10 6, कौन होगा 10 6 होगा क्या 12 4, क्या कौन सा पेयर होगा, जोड़ने पर 16 और घटाने पर 4, तो डिफरेंस इनके बीच का 4 का है, 10 6 16, 10 में 6 गया 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 10, मैंने F1 की वैल्यू 10 और F2 की वैल्यू कितनी 6। तो पेयर ऑफ द फोर्सेज जो है वो कितने होंगे 10 और 6 के हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा भी है, ओके। देयर आर 3 वेक्टर्स P Q R, देयर इज वेक्टर P, देयर इज वेक्टर Q एंड देयर इज वेक्टर R, ठीक है। एंड देयर रिजल्टेंट इज 5 12 13, 5 12 और 13, इनका जो मैग्नीट्यूड है 5 12 और 13 का, किसी का 5 है किसी का 12 रेस्पेक्टिवली है, मैग्नीट्यूड 5 12 13, चलिए रेस्पेक्टिवली ही मान लीजिए। ये 5 का मैग्नीट्यूड है, ये 12 है और ये कितना है 13, राइट ट्रायंगल है ये, ठीक है। P प्लस Q इज आर वेक्टर, P प्लस Q इज आर वेक्टर। ये सब मैथमेटिक्स अगर आपका सही है तो ये सब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, 5 का ये 12 का ये 5 का ये 12 का ये और ये है 13। पूछ ये रहा है द एंगल बिटवीन Q एंड R इज, Q और R के बीच का एंगल कितना होगा। तो ये भैया अगर Q और R, ये है P
ये है Q, ये है R। तो Q और R के बीच का एंगल पूछ रहा है ना। चलिए cos थीटा से ले लीजिए 12/13, cos थीटा से ले लीजिए 12/13, या sin थीटा से ले लीजिए 5/13, या sin थीटा से ले लीजिए तो ये हो जाएगा 5/13। सिंपल। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो वेक्टर का सवाल लगाने में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री बेहतर होना चाहिए। The resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A and its